सो हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैरम ने उस गोरगोइल मॉन्स्टर को मार दिया था। तो उसे मारने पर कैरम को 19 एक्सपी मिली थी। तो 19 एक्सपी मिलने की वजह से कैरम का लेवल 20 से 21 पर पहुंच जाता है। तो अब एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में कैरम को दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर की टुकड़ों में टूटी हुई स्टोन बॉडी के सामने खड़ा होता है और अपनी न्यू फॉर्म की तारीफ करते हुए कहता है कि अगर मैं एक गूल मॉन्स्टर होता तो मुझे इस गोरगोइल मॉन्स्टर के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता, लेकिन अब मैंने मेरी इस फॉर्म के साथ बड़ी आसानी से इस गोरगोइल मॉन्स्टर को मार दिया है। वाकई में मेरी ये फेस शिफ्टर वाली फॉर्म बहुत ज़्यादा औसम है। और ये कहते हुए कैरम का ध्यान अपने हाथ पर जाता है जहां उस मॉन्स्टर ने अपनी स्वॉर्ड से एक बड़ी सी लाइन खींच दी होती है। कैरम उस लाइन को देखकर कहता है ओप्स, एक स्क्रैच। और फिर ये कहते हुए उस स्क्रैच को, जो सिर्फ कैरम को ही लग रहा है, तुम्हें और मुझे नहीं, रीजनरेशन कहकर हील कर लेता है। तो फिर कैरम अपने हाथ को हील करके दोबारा से अपनी इस फॉर्म की तारीफ करने लग जाता है और कहता है मेरे पास अब एक्सेलेंट क्लॉज, फैंग्स और मल्टीपल स्किल्स हैं। और जिन्हें फैंग्स के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये वैम्पायर के उन दो बड़े दांतों के सिमिलर होते हैं जिनसे कि वो किसी की भी गर्दन पर अपनी लव बाइट का निशान छोड़ देते हैं। फिर कैरम कहता है वाकई में एक मॉन्स्टर की बॉडी एक ह्यूमन की बॉडी से कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है। फिर कैरम ब्लश करते हुए अपने स्टेटस विंडो की को देखते हुए कहता है मेरी नेक्स्ट एवोल्यूशन 50 लेवल पर जाकर आने वाली है। ये जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा जल्दी है, लेकिन अब डंजन के इस एरिया में जहां डी रैंक के मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे, अब यहां सी रैंक के मॉन्स्टर्स के नंबर कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या वाकई में उस ओगरे का भी इस एरिया में अपीयर होना इसका एक साइन है कि डंजन डिजास्टर बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है? क्या वाकई में ये डंजन डिजास्टर है? फिर नरेटर की वॉइस बताती है कि अगर डंजन डिजास्टर एक बार स्टार्ट हो गया तो हाई लेवल मॉन्स्टर्स की एक वेव बहुत ज्यादा बड़े हाई नंबर्स में डंजन से बाहर निकलेगी और डंजन के आसपास के सारे सराउंडिंग एरिया पर कब्जा करना शुरू कर देगी और उन्हें तबाह बर्बाद कर देगी। और इस सारी तबाही को यानी इस डंजन डिजास्टर को रोकने का बस एक ही तरीका है और वो है इस डंजन के हार्ट को, मतलब इस डंजन के बॉस को मारना। इस डंजन के बॉस को मारकर ही बस इस डंजन डिजास्टर को रोका जा सकता है। कैरम अपने सर को खुजलाते हुए कहता है ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है क्योंकि कैरम को पता ही नहीं है कि क्या होगा अगर डंजन डिजास्टर इसी तरह से चलता रहेगा। कैरम ये सोच ही रहा होता है तो कैरम को अपनी तरफ आते हुए किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है। कैरम उस तरफ देखता है जहां से फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही होती है। कैरम कहता है ये तो किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ है, क्या ये कोई मॉन्स्टर है? नहीं, ये तो ह्यूमन है, ये तो ह्यूमन के फुटस्टेप्स की आवाज़ है। इससे पहले कि वहाँ कोई आता कैरम जंप करके जल्दी से एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। उसी पत्थर के पीछे छुपता है जिसके पीछे पहले छुपा था। कैरम के उस पत्थर के पीछे छुपते ही वहाँ एक एडवेंचरर आ जाता है और कहता है वो अर्थक्वेक जो थोड़ी देर पहले आया और उन गोरगोइल मॉन्स्टर को कंटिन्यू इस एरिया में अपीयर होते हुए देखकर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये एक डंजन डिजास्टर के ही साइन हैं।
फिर इस एडवेंचरर के स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जिसमें इसका लेवल 20 होता है और इसका नाम फ्रैंक फ्रे होता है। फिर एक और एडवेंचरर को दिखाया जाता है जो इसी एडवेंचरर का साथी होता है जिसका नाम गाइडो और लेवल 19 होता है। वो फ्रैंक को कहता है कि इस डंजन डिजास्टर को क्या इसी वक्त आना था। इस डिजास्टर की टाइमिंग तो बहुत ज्यादा बुरी है। क्या मतलब ये कहना क्या चाहता है? कम से कम आने से पहले खबर तो करनी चाहिए ना। अब तुम्हें किस बात का इंतजार है? चलो हमें गिल्ड में वापस जाकर इसकी रिपोर्ट करनी होगी। चलो वापस चलते हैं। तो अब यहाँ वो चीज आती है जिसका तुम्हें काफी देर से इंतजार था। एक लड़की, एक जिंदा लड़की, और ये शायद से कैरम की वाइफू होने वाली है। तो इसका नाम शैली है और लेवल 18। और मैं शर्त लगाता हूँ तुम इसका पूरा नाम नहीं पढ़ सकते हो। वाकई में राइटर ने सस्ते नशे कर कर ही इसका नाम लिखा है। तो शैली गाइडो को कहती है, हे गाइडो बहन के चांद, ये तू कैसी बातें कर रहा है? हमें गिल्ड में जाकर रिपोर्ट करने से पहले डंजन के बॉस को कह कैसे रही है? डंजन के बॉस को मार देना चाहिए जैसे हलवा हो। और अब सीन कैरम की तरफ शिफ्ट होता है। कैरम की फटी पड़ी होती है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इन सब के लेवल तो कैलमिया की पार्टी से भी ज्यादा हैं। अगर मेरी फाइट इन सब के साथ हो गई तो ये सब तो बारी बारी करके मेरी फाड़ के रख देंगे। फिर सीन गाइडो की तरफ शिफ्ट होता है। गाइडो शैली को उसकी औकात में रहने के लिए कहता है और कहता है जितना लेवल है उतनी बात करो, औकात में रहो। चलो मार भी दिया, लेकिन हम इतना रिस्क लें क्यों? इसमें हमारा क्या फायदा है? तो फ्रैंक गाइडो की ये बात सुनकर गाइडो को कहता है, ए यार इतना क्यों डर रहे हो? ऐसे जल्दी लेवल अप करने के मौके बार बार नहीं आते। ये तो हमारी किस्मत है कि हमने इसे इजीली फाइंड आउट कर लिया कि ये एक डंजन डिजास्टर है। तो फ्रैंक की ये बात सुनकर गाइडो फ्रैंक को कहता है, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम उस बॉस मॉन्स्टर को उसके साथ फाइट करके उसे इजीली हरा देंगे? क्या तुम यहाँ ज्यादा ही लालची नहीं हो रहे हो? औकात में रहकर बात करो। देखो ये सब एक दूसरे के साथ बड़े ही फॉर्मली तरीके से बात कर रहे हैं। मैं ऐसे शब्द इनमें खुद से ऐड कर रहा हूँ, मतलब औकात में रहकर बात करो। इससे ज्यादा ऊपर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। मैं बस इन पर भड़ास निकाल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बकचोदी करते हैं। मुझे लगता है कि आज का पूरा एपिसोड इनकी बकचोदी पर ही चला जाएगा। फाइटिंग सीन राइटर ने कम दिखाए हैं लेकिन इनकी बकवास बहुत ज़्यादा। मेरा दिमाग भी स्क्रिप्ट को लिखते हुए फिर गया था कि यार कितनी बात करोगे। गाइडो फ्रैंक को कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें भी ये बात अच्छे तरीके से पता होगी कि जब कभी भी डेंजर डिजास्टर स्टार्ट होता है तो बॉस मॉन्स्टर का लेवल उसके नॉर्मल लेवल से बढ़कर ज्यादा हो जाता है और बॉस मॉन्स्टर अपनी फॉर्म को भी चेंज कर लेता है और कैसे अपनी नॉर्मल फॉर्म को चेंज करके एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है। तो हमें भी बताया जाता है कि डंजन डिजास्टर के टाइम एक गॉब्लिन मॉन्स्टर किस तरह अपने लेवल और फॉर्म को चेंज करके एक बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर में बदल जाता है। गाइडो फ्रैंक को कहता है, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो बॉस मॉन्स्टर है कौन सा। अगर वो एक ड्रैगन हुआ तो इस तरह से बिना किसी तैयारी और इन्फॉर्मेशन के उस बॉस मॉन्स्टर को चैलेंज करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो फ्रैंक गाइडो की ये बात सुनकर हंसते हुए कहता है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हम उसे मार कर उस बॉस मॉन्स्टर का स्टोन बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून के लिए सेल कर सकते हैं। तुम्हें बस पैसे के बारे में सोचना चाहिए। तो गाइडो फ्रैंक से इस जवाब की उम्मीद ना करता हुआ फ्रैंक को कहता है, तुम तो बहुत बड़े पागल हो।
तो फ्रैंक गाइडो को कहता है तुम इसके बारे में भी तो सोचो, जब डंजन डिजास्टर स्टार्ट होगा तो मॉन्स्टर कितनी ज़्यादा तबाही मचाएंगे। मैं पहले ही बता दूं कि इसने कुछ ज़्यादा ही बताया था, लेकिन मैंने शॉर्ट करके बता दिया है, क्योंकि अगर मैं इसकी बातें बताने लग जाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो गाइडो सिंपली ऐसा बंदा है कि जिसे किसी और से फर्क नहीं पड़ता कि वो मरता है या जीता है। गाइडो को तो अपनी पड़ी है। गाइडो फ्रैंक की ये बात सुनकर फ्रैंक को कहता है लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि मैं इतना ज़्यादा रिस्क क्यों लूं। तो फ्रैंक आगे से गाइडो को कहता है कि तुम्हें पता है कि पहले भी एक डंजन डिजास्टर ने शैली के होम टाउन को कैसे तबाह किया है, और उस डंजन डिजास्टर की वजह से उसके होम टाउन में कैसे तबाही मची थी। तो फ्रैंक की ये बात सुनकर शैली भी उदास हो जाती है। तो गाइडो का ध्यान भी शैली के लटके हुए उदास चेहरे की तरफ जाता है। तो शैली अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। तो सीन कैरम की तरफ शिफ्ट होता है। कैरम कहता है इस लड़की की सिचुएशन भी मेरे ही जैसी है और इसका टाउन मेरे टाउन के जैसे रीबिल्ड नहीं हो पाया होगा। फिर सीन वापस फ्रैंक की तरफ शिफ्ट होता है। फ्रैंक कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। वापस जाकर दूसरे लोगों को इसके बारे में आगाह करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारी अपनी जान भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रैंक ये बात कर ही रहा होता है, इतने में गाइडो का ध्यान उस बड़े से पत्थर के पीछे छुपे हुए कैरम के हाथ पर जाता है। तो गाइडो कैरम के हाथ को देखकर एक पल की भी देरी नहीं करता और जल्दी से अपने कमान में तीर को लोड करके कैरम पर चला देता है। तो गाइडो का तीर सीधा जाकर कैरम के हाथ के पास जाकर लगता है और कैरम बाल बाल बच जाता है और कहता है मैं तो यहाँ ठीक से छिपा हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी आसानी से ढूंढ लिया। वहीं दूसरी तरफ गाइडो तीर को कैरम पर चलाकर कहता है मेरी स्किल आई ऑफ आर्टेमिस, जो भी नाम है इसका, अभी अभी रिस्पॉन्स दिया है। मुझे पता है कि तुम वहीं छिपे हुए हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। तो कैरम गाइडो की ये बात सुनकर कहता है अभी यहाँ मेरी इस हालत में ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्या मुझे इसे ट्राई करना चाहिए या यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर कैरम थोड़ी देर तक सोचने के बाद अपने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहता है मुझे ये ट्राई करना चाहिए। तो पत्थर के पीछे से किसी को बाहर ना आता हुआ देखकर फ्रैंक कहता है हम तुम्हें 3 सेकंड दे रहे हैं, बाहर निकल आओ। अगर तुम नहीं निकले तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये कहते हुए अपनी स्वॉर्ड को कैरम की तरफ करके अपनी स्वॉर्ड पर माना को इकट्ठा करने लग जाता है। और फिर 3, 2, 1। इससे पहले के फ्रैंक कैरम पर अटैक करता, कैरम अपने मास्क को पकड़ता है और अपनी स्किल का यूज करता है और कहता है मैस्क्योरेड उस पत्थर के पीछे से बाहर निकल जाता है और अपने हाथों को ऊपर कर लेता है और कहता है अटैक मत करना, मैं तो बस एक एडवेंचरर हूँ। तो फ्रैंक कैरम को देखकर कहता है ओह एक ह्यूमन, इसके लिए माफ़ करना। तो गाइडो कैरम को कहता है अगर तुम एक एडवेंचरर हो तो तुम हमारी बातें ऐसे छिपकर क्यों सुन रहे थे। मुझे नहीं पता था कि तुम एडवेंचरर हो या कोई बैंडिट। अगर तुम कोई बैंडिट नहीं भी होते तो मैं फिर भी ऐसा ही करता, क्योंकि डंजन में किसी ऐसे पर्सन या ग्रुप से मिलना जिस पर तुम्हें भरोसा नहीं है या वो तुम्हारी जान पहचान का नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए ट्रबल बन सकता है। तो गाइडो कैरम की ये बात सुनकर कैरम को कंटिन्यूअसली घूरते ही जा रहा होता है और फिर सोचते हुए कहता है इस पर्सन को मैं जैसे भी देखूं मुझे हर तरह से बहुत अजीब लग रहा है। और फिर गाइडो फ्रैंक को कहता है
क्या मैं इसे शूट कर दूं या नहीं। तो फ्रैंक गाइडो को कहता है ये मुझे कहीं से भी कोई नॉर्मल एडवेंचरर नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके कपड़े भी फटे हुए हैं और ये बहुत गंदा लग रहा है, ये थोड़ा सस्पिशियस है। कैरम कहता है मुझे लगा था कि मैं अपनी फॉर्म को चेंज करके इनको ट्रिक कर सकता हूँ, लेकिन इनको देखकर लग रहा है कि सिचुएशन पहले से कुछ खास चेंज नहीं हुई है। मैंने अपनी फॉर्म को मैस्क्यूरेड की मदद से ठीक तो कर लिया है, लेकिन अब इन्हें देखकर लग रहा है कि मेरे ऊपर अभी भी ये शक कर रहे हैं। कैरम ये सोच ही रहा होता है तो आगे से फ्रैंक कैरम को कहता है हे कोई बात नहीं, गाइडो थोड़ा अनफ्रेंडली पर्सन है, तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए। फिर फ्रैंक कैरम की तरफ देखकर कहता है ये पर्सन डंजन की मिडल लेयर में है जहाँ 20 लेवल के मॉन्स्टर आम होते हैं, लेकिन इसे अभी तक एक स्क्रैच भी नहीं आई है। क्या ये इसकी स्किल की वजह से है? अगर मैं इसके कपड़ों की हालत को देखूं तो उसे देखकर लग रहा है कि इसने इस डंजन में एक दिन से भी ज़्यादा टाइम गुजारा है। क्या ये यहाँ अकेला आया है? लेकिन इसका वेपन कहाँ है? इसका लेवल क्या है? फिर फ्रैंक गाइडो की तरफ देखते हुए कहता है यार मुझे पता है कि हम उसे अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन तुझे ऐसे खुल्लम खुल्ला दिखाना नहीं चाहिए कि तू उनसे कितनी ज़्यादा नफरत करता है, तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। कैरम इनको देखकर कहता है अब अगर ये मुझे और ज़्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ये मेरे लिए बुरा होगा, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया तो मैं कहीं ना कहीं गलती कर ही दूंगा और अपने आपको एक्सपोज कर ही दूंगा। ये सब मेरे ऊपर किसी भी टाइम अटैक कर सकते हैं, मुझे तैयार रहना होगा। अगर इनमें से कोई मेरे ऊपर अटैक करेगा तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि मुझे पहले उस पर एक स्ट्राइक करनी है और फिर इन्हें डरा कर यहाँ से भाग जाना है। ये किस तरह की स्ट्रेटजी है? साला 2 साल का बच्चा भी इससे अच्छी स्ट्रेटजी बनाता है। भाई मैं तो कहता हूँ सीधे चीर फाड़ करो, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। बाय द वे फिर कैरम और फ्रैंक दोनों एक साथ अपने मन में कहते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए। तो पीछे से आखिरकार इतनी ज़्यादा बकवास के बाद ये लड़की यानी शैली कैरम को आगे आकर बोलती है ये डंजन डिजास्टर का टाइम चल रहा है, क्या तुम अकेले यहाँ सेफ रहोगे? यहाँ अब आसपास बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स फैले हुए हैं, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो कैरम भी मेरी तरह शैली को एकदम से अपने इतने ज़्यादा करीब आते हुए देखकर शॉक हो जाता है और शैली को कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। और फिर अपने मन में कहता है क्या ये लड़की मेरे बारे में क्यूरियस नहीं है? क्या इसे डर नहीं कि मैं इसे मार दूंगा? ये जानना नहीं चाहती कि मैं कौन हूँ? तो गाइडो शैली को कैरम के इतना पास जाकर बात करते हुए देखकर गुस्सा हो जाता है और शैली को कहता है शैली पागलों वाली हरकतें मत करो, ये लड़का एक बैंडिट भी हो सकता है, जल्दी पीछे आओ। तो शैली गाइडो को हंसते हुए कहती है मुझे नहीं लगता कि ये कोई बैंडिट है या ये कोई बुरा इंसान है, इसके फेस को देखकर ही मैं कह सकती हूँ कि ये कोई बुरा इंसान नहीं है। तो शैली कैरम से पूछती है क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? अगर नहीं तो तुम्हारे कॉमरेड्स कहाँ हैं? तो कैरम शैली से अपनी नज़रों को चुराते हुए अपनी हल्की सी आवाज़ में कहता है वेल। तो शैली कैरम को कहती है घबराओ मत, अगर तुम किसी ट्रबल में हो तो तुम हमसे मदद मांग सकते हो, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कैरम शैली से कहता है नहीं मैं ठीक हूँ और शैली को ये कहकर वहाँ से भाग जाता है। तो कैरम को वहाँ से जाता हुआ देखकर फ्रैंक गाइडो के सामने अपना हाथ कर लेता है और कहता है उसे शूट मत करना, जाने दो उसे। तो जिस डायरेक्शन में
कैरम गया होता है। शैली उस डायरेक्शन में देखते हुए कहती है क्या वो वाकई में ठीक है। गाइडो शैली को कहता है सिली गर्ल, क्या तुम किसी की भी ऐसे ही मदद कर देती हो, चाहे वो कोई भी हो। तो शैली गाइडो की ये बात सुनकर आगे से मुंह फुलाते हुए कहती है गाइडो सान, तुम्हें इतना भी ज़्यादा रूड नहीं होना चाहिए। हाँ, वो पर्सन थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरा इंसान है। अगर हमने इस डिज़ास्टर में उसे अकेला छोड़ दिया तो वो मारा जाएगा। तो फ्रैंक शैली को कहता है मुझे लगता है वो कोई क्रिमिनल होगा। अच्छा ही हुआ कि वो यहाँ से भाग गया, नहीं तो अगर वो हम पर भरोसा नहीं करेगा तो एंड पर जाकर हमारे बीच फाइट हो सकती है। तो फ्रैंक की ये बात सुनकर शैली फिर से उस तरफ देखने लग जाती है जहाँ कैरम भाग कर गया था और उस तरफ देखते हुए कहती है लेकिन मुझे वो कोई बुरा पर्सन नहीं लगा। तो फ्रैंक अपने मन में खुद से बात करते हुए कहता है डंजन में किसी के साथ किसी फाइट में इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, चाहे वो क्रिमिनल हो या कोई और। वो यहाँ से भाग गया है तो हमें उसका पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइडो ने पहले ही उसे बहुत ज़्यादा डरा दिया है। यार मैं पक गया हूँ इनकी बातों को एक्सप्लेन करते करते, मैं अब मेन बात ही बताऊंगा। फिर फ्रैंक अपने मन में शैली की तारीफ करते हुए कहता है कि शैली अगर किसी के साथ ज़्यादा काइंड बनती है तो ये इसकी बेवकूफ़ी नहीं है, ये उसकी एक चालाकी है। और ये सोचते हुए एक स्माइल करता है। फिर फ्रैंक सबको कहता है चलो अब उस लड़के के बारे में बोल जाओ। और हाँ गाइडो, मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ, अब तुम ही डिसाइड करो कि हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए या फिर उस बॉस मॉन्स्टर को जाकर चैलेंज करना चाहिए। तो फ्रैंक के ये कहने के बाद वहाँ थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। तो गाइडो फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, लेकिन एक शर्त पर। अगर सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। तो गाइडो को मानता हुआ देखकर शैली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ्रैंक गाइडो को पकड़ लेता है और हंसते हुए गाइडो को कहता है हा हा हा, पता है तुम भी हमारी मदद करना चाहते हो, तो चलो अब चलते हैं। तो गाइडो आगे से फ्रैंक को खुद से दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तो सिर्फ तुम्हें अपनी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो शैली भी आगे से कहती है तो ठीक है चलो चलते हैं, वैसे भी हम गिल्ड की सबसे बड़ी पार्टीज में से एक हैं, हम उस मॉन्स्टर को मार कर ही आएंगे। चलो चलते हैं और उस मॉन्स्टर को मज़ा चखा कर आते हैं। और फिर शैली अपने मन में कहती है डंजन डिजास्टर, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं फिर से वो ट्रेजरी दोबारा से नहीं होने दूंगी। अब सीन कैरम की तरफ शिफ्ट होता है जो भागते हुए उनसे बहुत ज़्यादा दूर आ गया होता है। तो कैरम रुकते हुए कहता है मुझे यहीं रुक जाना चाहिए, मैं उनसे काफ़ी दूर आ गया हूँ। और फिर पीछे मुड़कर देखते हुए कहता है क्या उन्होंने मेरा पीछा नहीं किया। फिर अपना लौंडा शैली की बातों को याद करते हुए ब्लश करने लग पड़ता है, जिसमें शैली कैरम को कह रही होती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम इस डंजन डिजास्टर में अकेले ठीक रहोगे। कैरम शैली की बातों को याद करते हुए कहता है बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया है कि किसी ने मुझसे इस तरह काइंडली बात की हो। फिर कैरम याद करते हुए कहता है इवन के मेरे पार्टी मेंबर्स भी मेरे साथ अच्छे तरीके से बात नहीं किया करते थे। अनडेड बने हुए मुझे शायद से 1 वीक गुजर गया है। वो बॉस मॉन्स्टर को चैलेंज करने की बात कर रहे थे, क्या वो वाकई में उस बॉस मॉन्स्टर को जाकर चैलेंज करने वाले हैं। हाँ शायद से वो उस बॉस मॉन्स्टर को चैलेंज करने के लिए जा भी सकते हैं, क्योंकि वो मुझे एक हाई रैंक की पार्टी लग रहे थे। लेकिन ये पता होने के बावजूद भी मुझे उनके लिए एक अनईजी फीलिंग क्यों फील हो रही है। नहीं,
मैं भला उनके बारे में फिक्र क्यों कर रहा हूँ। मैं तो उनसे मरते मरते बचा हूँ। मेरी उनके साथ फाइट होने ही वाली थी। वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो उस बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर देंगे, इसीलिए तो वो उस बॉस मॉन्स्टर को चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं। अगर मैंने फिर से उनका पीछा किया तो मेरी फाइट उन लोगों के साथ ज़रूर हो जाएगी। वो मेरे ऊपर और भी ज़्यादा सस्पिशियस हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि मैं एक बैंडिट हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं उनके सामने अपने ह्यूमन फॉर्म में पावर्स को यूज़ नहीं कर सकता हूँ। मुझे उनके सामने अपनी पावर्स को यूज़ करने के लिए अपनी मॉन्स्टर फॉर्म को दिखाना होगा, लेकिन मैं उन्हें अपनी मॉन्स्टर फॉर्म को दिखा नहीं सकता हूँ और ना ही उनकी मदद कर सकता हूँ। फिर कैरम ये कहते हुए फ्रैंक की उस लाइन को याद करता है कि हम एडवेंचरर हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस मॉन्स्टर को जाकर चैलेंज करें और नॉर्मल पीपल्स की मॉन्स्टर्स से रक्षा करें। फ्रैंक की इस घिसी-पिटी लाइन को याद करके कैरम फिर आगे से कुछ नहीं कहता और कैरम की इस खामोशी को देखकर तुम पता लगा सकते हो कि क्या होने वाला है। फिर यहाँ से सीन गाइडो की तरफ शिफ्ट होता है। गाइडो अपने तीर कमान को रेडी करते हुए कहता है, ये प्रेशर जो इस मॉन्स्टर से निकल रहा है, ये प्रेशर तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। तो क्या यही है इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर? फ्रैंक शैली और गाइडो को कहता है, तुम दोनों अपने गार्ड को एक सेकंड के लिए भी डाउन मत करना। अटैक कहीं से भी हो सकता है। वैसे भी हम उस स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर के साथ फाइट करने वाले हैं जो उन सारे मॉन्स्टर्स से ज़्यादा पावरफुल है जिनके साथ हमने पहले फाइट की हुई है। फिर हमें उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो एक गारगोइल मॉन्स्टर जैसा लग रहा होता है। और पहले ही बता दूं, इसके 2 पंख भी हैं। बॉस मॉन्स्टर के हाथों में खुद के साइज से भी बड़ी 2 स्वॉर्ड्स होती हैं। फिर हमें इस बॉस मॉन्स्टर की स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है। बॉस मॉन्स्टर स्पीशीज गारगोइल किंग, लेवल 30, HP 152, MP 56, रैंक C। फिर इस बॉस मॉन्स्टर की बेली पर एक बड़ी सी आंख दिखाई जाती है। फ्रैंक कहता है, लगता है वो आंख उस बॉस मॉन्स्टर का कोर है। बॉस मॉन्स्टर अपने सामने फ्रैंक, शैली और गाइडो को देखकर जोर से रोर करता है। तो शैली उस बॉस मॉन्स्टर की स्टेटस विंडो को देखते हुए कहती है, लेवल 30? ये जितना मैंने सोचा था इसका लेवल तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन अभी ये सोचने का वक्त नहीं है। अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें इसके साथ फाइट करनी ही होगी। फ्रैंक चिल्लाते हुए शैली को कहता है, शैली, मैं इस बॉस मॉन्स्टर को सामने से संभालता हूँ, तुम दूसरी तरफ जाकर इस पर अटैक करो। हमें इस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट को जल्दी ख़त्म करना होगा। ये कहते हुए फ्रैंक अपनी एक स्किल स्वॉर्ड वेव का यूज़ करता है, जिससे कि फ्रैंक की स्वॉर्ड पर माना की कोटिंग होने लगती है और फिर फ्रैंक की स्वॉर्ड ग्लो करने लग जाती है। तो फ्रैंक अपनी स्वॉर्ड से उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश लगाता है। तो उस स्लैश को बॉस मॉन्स्टर अपनी तरफ आते हुए देखकर अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड को आगे करता है और बड़े ही आराम से उस स्लैश को ब्लॉक कर लेता है। फ्रैंक उस बॉस मॉन्स्टर को अपने अटैक को ब्लॉक करता हुआ देखकर कहता है, इस बॉस मॉन्स्टर ने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। लेकिन फिर चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर को कहता है, लेकिन तुमने अपने हाथ का गार्ड डाउन कर दिया है। और अपनी स्वॉर्ड से चिल्लाते हुए बॉस मॉन्स्टर के हाथ पर अटैक करता है। तो फ्रैंक का वो अटैक उस बॉस मॉन्स्टर के हाथ पर हिट हो जाता है। तो फिर अटैक करने के बाद जब फ्रैंक बॉस मॉन्स्टर के हाथ पर देखता है तो कहता है, क्या ये तो एक्सट्रीमली टफ है, ये तो बहुत ज़्यादा टफ है। बॉस मॉन्स्टर के बाजू को दिखाया जाता है, जिसके बाजू पर हल्का सा स्क्रैच लगा होता है। तो अब फ्रैंक के बाद शैली भी उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ती है। तो वो बॉस मॉन्स्टर शैली को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर
अपनी स्वॉर्ड से शैली पर अटैक करता है तो शैली बड़ी ही आसानी से उस बॉस मॉन्स्टर की स्वॉर्ड के अटैक को डॉज कर लेती है। शैली अपने मन में कहती है, इस बॉस मॉन्स्टर के लेवल ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया था, लेकिन इसकी स्पीड वो तो कचरा है। वो तो एक गोरगोयल मॉन्स्टर की स्पीड से भी मैच नहीं करती, लेकिन इसके पास दो बड़ी बड़ी स्वॉर्ड्स हैं, तो मैं इससे स्वॉर्ड फाइट में नहीं हारूंगी। फिर हमें शैली की स्किल के बारे में बताया जाता है। शैली की स्किल का नाम स्वॉर्ड प्रिंसेस है। इसके स्किल के बारे में बताया जाता है, शैली की स्किल किसी के भी स्वॉर्ड टैलेंट को अवेकन कर सकती है। तो शैली को जब उस बॉस मॉन्स्टर की एक ओपनिंग दिखती है तो शैली कहती है एक ओपनिंग, और मौका ना छोड़ते हुए उस बॉस मॉन्स्टर की बैली पर अटैक करते हुए आगे गुजर जाती है। लेकिन शैली के अटैक से उस बॉस मॉन्स्टर पर कोई भी डैमेज नहीं पहुंचता। तो शैली कहती है, क्या मैंने उस बॉस मॉन्स्टर पर कोई डैमेज नहीं दिया? तो दूसरी तरफ से गाइडो का एक तीर उड़ता हुआ आता है और उस मॉन्स्टर के कंधे पर जाकर लग जाता है, लेकिन गाइडो का तीर उस मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और उस बॉस मॉन्स्टर के कंधे पर लगते ही टूट जाता है। गाइडो अपने तीर को इस तरह टूटता हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था ये यूजलेस है, मेरे तीर तो इसको कोई डैमेज ही नहीं दे पा रहे हैं। तो फ्रैंक ये देखकर कहता है, तो ये बात है, इस मॉन्स्टर का डिफेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है। अगर हम इसकी स्किन को काट नहीं पा रहे हैं तो हमें इसकी आँख के ऊपर अटैक करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो दो स्वॉर्ड्स हैं, वो दो बड़ी बड़ी स्वॉर्ड्स हैं जो उस मॉन्स्टर ने अपने हाथों में पकड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हीं स्वॉर्ड्स की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे हैं उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए। वो अटैक करते हैं और वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करके उन्हें पीछे धकेल देता है या उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फ्रैंक ये सोच ही रहा होता है तो वो बॉस मॉन्स्टर फ्रैंक के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। तो फ्रैंक बड़ी मुश्किल से उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो बॉस मॉन्स्टर के एक ही अटैक को ब्लॉक करने में फ्रैंक के पसीने छूट जाते हैं। फ्रैंक कहता है, सोचो कोई ना कोई रास्ता तो होगा इससे जीतने का। फ्रैंक को अपने अटैक को ब्लॉक करता हुआ देखकर बॉस मॉन्स्टर फ्रैंक की तरफ देखकर हंसने लग जाता है, जैसे कि ये इस बॉस मॉन्स्टर का प्लान हो जिसमें फ्रैंक फंस गया है। तो वो बॉस मॉन्स्टर अपनी एक स्किल का यूज करता है और फ्रैंक के पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन को बना देता है। तो फ्रैंक उस बॉस मॉन्स्टर को ये करते हुए देखकर चिल्लाते हुए शैली और गाइडो को कहता है, इस मॉन्स्टर के पास एक मैजिक स्किल भी है, पीछे हो जाओ। तो बॉस मॉन्स्टर की उस स्किल का नाम बताया जाता है फ्लेयर वॉर्टेक्स। तो बॉस मॉन्स्टर रोर करते हुए अपनी उस मैजिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि बॉस मॉन्स्टर के इर्द गिर्द एक फ्लेम का वॉर्टेक्स बन जाता है, मतलब बवंडर जैसा। तो वॉर्टेक्स के प्रेशर से फ्रैंक उड़ते हुए पीछे जाकर गिरता है। तो फ्रैंक की हालत को दिखाया जाता है, जिसके हाथ फ्लेम्स की वजह से इंजर्ड हो गए होते हैं। फ्रैंक शैली की तरफ देखकर कहता है, लगता है शैली तो सेफ है, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसने अपनी होप को खो दिया है, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? फिर फ्रैंक ये सोचते हुए अपनी स्वॉर्ड की ग्रिप को टाइट कर लेता है और कहता है, नहीं, मैं इनका लीडर हूँ, अगर मैं भी अटैक करने से रुक गया तो सारी पार्टी कोलैप्स हो जाएगी, इनका मोरल गिर जाएगा। वैसी ही बात है, यहाँ नहीं लिखा हुआ पर मैं खुद से बता रहा हूँ। एक ही बात है ना, मतलब तो वही बनता है ना। और हमारी सारी पार्टी इस मॉन्स्टर के हाथों आसानी से मारी जाएगी। ये मैटर नहीं करता कि ये मॉन्स्टर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इस पर अटैक करते रहना होगा। ये सोचते हुए फ्रैंक अपनी एक स्किल स्वॉर्ड बीम का यूज़ करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश लगाता है और कहता है, मुझे इसे जल्दी से ख़त्म करना होगा, और जंप करते हुए उस फ्लेम के वॉर्टेक्स में कूद जाता है। तो शैली फ्रैंक को उन आग की लपटों में जंप करता हुआ देखकर ज़ोर से फ्रैंक का नाम चिल्लाती है और कहती है,
फ्रैंक सन ये एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो फ्रैंक सन जंप करते हुए, मैं क्यों कह रहा हूँ सन, अ, तो फ्रैंक जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर चला जाता है। तो वो मॉन्स्टर भी फ्रैंक को ये करते हुए देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने सर के ऊपर देखता है और फ्रैंक की तरफ देखता है। तो फ्रैंक उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर जाकर उस मॉन्स्टर को कहता है, तो चलो देखते हैं तुम मेरे सबसे पावरफुल अटैक को संभाल पाते हो कि नहीं। और ये कहते हुए उस मॉन्स्टर के सर पर अपनी एक स्किल क्रॉस स्लैश का यूज़ करते हुए 2 स्लैश को लगाता है। तो फिर से स्लैश लगने के बाद जब उस मॉन्स्टर के सर को दिखाया जाता है तो फिर से एक छोटी सी ही खरोच आई होती है। तो फ्रैंक ये देखकर गाइडो से कहता है, गाइडो जल्दी अभी करो। तो गाइडो ये सुनकर अपनी एक एरो को उस मॉन्स्टर की आंख पर दे मारता है जो बेली पर लगी हुई थी। गाइडो अटैक करते हुए कहता है, तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया फ्रैंक। तो फ्रैंक कहता है, फाइनली हमने एक प्रॉपर हिट इस मॉन्स्टर को दे ही दिया। फ्रैंक ये कह ही रहा होता है तो बॉस मॉन्स्टर फ्रैंक के ऊपर अटैक कर देता है। तो फ्रैंक इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन फ्रैंक पहले जैसे इस बार मॉन्स्टर के अटैक को संभाल नहीं पाता, जिसके चलते फ्रैंक की स्वॉर्ड फ्रैंक के हाथ से नीचे गिर जाती है और फ्रैंक गुलाटी खाते हुए पीछे जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। तो गाइडो फ्रैंक को बेहोश होता हुआ देखकर शैली को चिल्लाते हुए कहता है, शैली फ्रैंक डाउन हो चुका है, हमें यहाँ से रिट्रीट करना होगा। तो शैली फ्रैंक को बेहोश होता हुआ देखकर फ्रैंक का नाम चिल्लाती है, फ्रैंक सन, और जाकर उस मॉन्स्टर के सामने फ्रैंक को डिफेंड करने के लिए खड़ी हो जाती है। तो गाइडो शैली को ये करता हुआ देखकर कहता है, शिट यू डैम शैली, यू फकिंग इडियट। ये गाइडो ने कहा है, मैंने नहीं, मैंने उसका कहा हुआ एक्सप्लेन किया है, बस और कुछ नहीं। और अपने तीर कमान को रेडी करते हुए फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सीन कट होकर यहाँ से थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। गाइडो थक हार कर जमीन पर लेटा होता है और शैली अपने घुटनों पर आ गई होती है। शैली हाँफते हुए कहती है, अगर मैं फ्रैंक को कैरी करके भी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करूं तो फिर भी हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। सॉरी गाइडो, हमने तुम्हें इसमें धकेल लिया, कम से कम अगर तुम यहाँ से चले जाते तो तुम्हारी जान तो बच जाती। गाइडो कहता है, बकवास करना बंद करो, ये मेरी चॉइस थी, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं किसी के इशारों पर नहीं चलता हूँ, मैं खुद की मर्जी का मालिक हूँ। ये मेरी चॉइस थी कि मुझे तुम्हारे साथ आकर इस बॉस मॉन्स्टर को चैलेंज करना है। तो शैली गाइडो की बात सुनकर कहती है, गाइडो सन, तो आखिरकार ये बॉस मॉन्स्टर मेरे दिल की आवाज़ को सुन ही लेता है। तो बॉस मॉन्स्टर अपने आखिरी अटैक को करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है। तो शैली अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इतने में वहाँ कोई आता है और फ्रैंक की स्वॉर्ड को पकड़कर शैली के आगे हो जाता है। फिर किसी चीज़ के ज़ोर से टकराने की आवाज़ आती है, जैसे 2 स्वॉर्ड्स एक दूसरे के साथ टकराई हों। शैली अपनी आंखों को बंद किए होती है। तो जब शैली को बॉस मॉन्स्टर का अटैक नहीं लगता तो शैली कहती है, क्या मैं ज़िंदा हूँ, क्या मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। तो जब शैली अपनी आंखों को थोड़ा सा खोलती है तो शैली को अपने सामने किसी का पाँव नज़र आता है। तो जब शैली अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलकर आगे देखती है तो शैली को कैरम नज़र आता है, जिसने उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक किया होता है। कैरम कहता है, मैं एक कावड़ की तरह पीछे ही नहीं छुपा रहूँगा। शैली कैरम को देखकर हैरान हो जाती है। कैरम कहता है, यो स्टैचू बास्टर्ड, अब तुम मेरा मुकाबला करो। शैली कैरम को कहती है, हे तुम तो वही हो जो हमें थोड़ी देर पहले मिले थे। गाइडो कैरम को कहता है,
तुम यहाँ क्यों आए हो? तो गाइडो के सवाल का जवाब ना देते हुए कैरम अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता, मैं भी हैरान हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। कैरम कहता है, मैं बस उनके रास्ते में ही आऊँगा और फिर आखिरकार किसी ना किसी तरह मैं कोई ना कोई गलती करके अपनी ट्रू फॉर्म को रिवील कर ही दूंगा। मुझे वहां जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही उस बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर देंगे। लेकिन मैं एक्सक्यूज़ क्यों दे रहा हूँ? मुझे ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जो सोच रहा हूँ वो बस मुझे कर देना चाहिए। बकवास। फिर से बिना हाथ पाँव की बातें। ये मैटर नहीं करता कि मैं किस तरह की और कितनी छोटी मदद करता हूँ, मुझे बस अपना बेस्ट देना है। वो अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हैं, मुझे इतनी छोटी सी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मैं उनके सामने अपने ट्रू मॉन्स्टर फॉर्म को रिवील कर दूंगा। ये तो उनकी लाइफ के सामने कुछ भी नहीं है। मेरा लेवल उनसे ज़्यादा है, मैं उनके किसी ना किसी काम तो आऊँगा ही। फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। कैरम को दिखाया जाता है। कैरम कहता है, मैं इस मॉन्स्टर को डैमेज दे तो सकता हूँ, लेकिन इस मॉन्स्टर का और मेरा लेवल डिफरेंस चीज़ें इम्पॉसिबल बना देता है। फिर कैरम और बॉस मॉन्स्टर की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है। बॉस मॉन्स्टर का लेवल 30 होता है और कैरम का लेवल 21। बॉस मॉन्स्टर कैरम पर रोर करते हुए अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, तो कैरम बॉस मॉन्स्टर की स्वॉर्ड को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन जब कैरम को लगता है कि कैरम बॉस मॉन्स्टर के स्वॉर्ड अटैक को रोक नहीं पाएगा, तो कैरम नीचे झुककर बॉस मॉन्स्टर की स्वॉर्ड के अटैक को डॉज कर लेता है। कैरम बॉस मॉन्स्टर के सामने खड़े होकर कहता है, मैटर नहीं करता कि मैं कितनी बार भी ट्राई कर लूं, मैं इस बॉस मॉन्स्टर के सामने स्ट्रेंथ के मामले में कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। अगर पॉसिबल होता तो मैं इसका सामना करने के बजाय यहाँ से भाग जाता, लेकिन हालत देखकर लग रहा है कि इस बॉस मॉन्स्टर का सामना करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कैरम बॉस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और कहता है, 3 लोगों के इस पर मिलकर अटैक करने के बावजूद इसकी बॉडी पर एक भी खरोच नहीं आई है, सिवाय इसके सर पर और इसके स्टमक पर जो आंख लगी हुई है उसके अलावा। ये देखकर मुझे लग रहा है कि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे अब इसे हराने के लिए इसकी आंख पर अटैक करना होगा, और यहाँ ये नहीं बताया गया कि किस आंख पर अटैक करेगा। बाय द वे, कैरम ये सोच ही रहा होता है, इतने में बॉस मॉन्स्टर कैरम पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। कैरम इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता। ये सरप्राइज अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि कैरम के सीने पर एक कट लग जाता है, जिससे कि कैरम का बहुत ज़्यादा खून निकलता है। तो कैरम का खून निकलता हुआ देखकर शैली कैरम के लिए परेशान हो जाती है और कहती है, उसे एक बड़ा नेस्टी कट लग गया बस। गाइडो ये देखकर कहता है, देखने से तो लग रहा था कि यह लड़का इसके लिए लिटिल केपेबल है, लेकिन मुझे लगता है ये लड़का बस इतना ही कर सकता है। बॉस मॉन्स्टर कैरम की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है, तो अचानक से कैरम की आंखें ग्लो करने लग जाती हैं। कैरम की आंखों को ग्लो करता हुआ देखकर बॉस मॉन्स्टर हैरान हो जाता है। तो कैरम आगे बढ़ते हुए बॉस मॉन्स्टर पर स्लैश लगाते हुए कहता है, तुमने अपने गार्ड को डाउन कर दिया। फिर कैरम बॉस मॉन्स्टर पर स्लैश लगाकर गाइडो को कहता है, माफ़ करना, लेकिन जितना मैं दिखता हूँ मैं उससे भी ज़्यादा टफ हूँ। तो वो स्लैश सीधा बॉस मॉन्स्टर की आंख पर जाकर लगता है। तो कैरम पीछे हटते हुए बॉस मॉन्स्टर की बॉडी पर और भी बहुत से स्लैश लगाता है। तो सारे के सारे स्लैश बॉस मॉन्स्टर की बॉडी पर जाकर हिट हो जाते हैं। साथ ही साथ कैरम पीछे हटते हुए अपनी स्किल रीजनरेशन का यूज़ करते हुए अपने सीने पर लगे हुए कट को भी हील कर लेता है। और ये स्लैश लगाकर कैरम अपने आप को 30 मार खान समझने लग जाता है और फिर एक पॉज मार कर कहता है,
चलो अब शुरू करते हैं असली फाइट को। तो फिर बॉस मॉन्स्टर भी सीरियस हो जाता है और अपनी स्किल फ्लेयर वोर्टेक्स का यूज़ करके अपने इर्द गिर्द फ्लेम्स का वोर्टेक्स बना लेता है। तो बॉस मॉन्स्टर को अपने इर्द गिर्द फ्लेम्स का वोर्टेक्स बनाते हुए देखकर कैरम अपने मन में कहता है, इस बॉस मॉन्स्टर ने अपनी बॉडी को पूरी तरह से फ्लेम से कवर कर लिया है, अब मैं इस पर अटैक कैसे करूंगा। कैरम ये बात कर ही रहा होता है, इतने में बॉस मॉन्स्टर कैरम पर सरप्राइज अटैक कर देता है। लेकिन इस बार कैरम ने बॉस मॉन्स्टर को अटैक करते हुए देख लिया होता है। तो कैरम जंप करते हुए पीछे हटकर बॉस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज तो कर लेता है, लेकिन कैरम एक डेड एंड यानी एक दीवार के साथ जाकर लग जाता है। तो अब कैरम के पास बॉस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करने की जगह नहीं होती। तो कैरम कहता है, इस बॉस मॉन्स्टर ने मुझे दीवार के साथ ट्रैप कर लिया है। तो कैरम के ये कहते ही बॉस मॉन्स्टर कैरम के ऊपर अटैक कर देता है। तो इस बार का अटैक कैरम को अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा होता है। कैरम इस अटैक को देखकर कहता है, मैं इसे डॉज नहीं कर पाऊंगा। तो शैली भी कैरम को ट्रैप हुआ देखकर कहती है, अब ये पक्का यहाँ पर मारा जाएगा, हमें कुछ करना होगा। तो शैली के ये कहते ही शैली का विजन ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि शैली के सामने बॉस मॉन्स्टर के वॉर्टेक्स की फ्लेम आ जाती हैं। फिर बॉस मॉन्स्टर का अटैक किसी चीज पर जाकर टकराता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि बॉस मॉन्स्टर का अटैक किस चीज पर जाकर हिट हुआ है। फिर हमें फ्लेम्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैरम ने अपने एक हाथ को फेस शिफ्टर के हाथ में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है और उस हाथ से कैरम ने बॉस मॉन्स्टर की स्वॉर्ड को पकड़ा होता है। तो बॉस मॉन्स्टर एक हाथ से कैरम को अपनी स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ देखकर रोर करते हुए कैरम से अपनी स्वॉर्ड को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है। तो कैरम कहता है, हो तुम्हें क्या लगा तुम जीत गए। तो ये कहते हुए कैरम बॉस मॉन्स्टर की आंख में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। तो बॉस मॉन्स्टर दर्द के मारे जोर से चीख मारता है। देखो, अगर स्क्रिप्ट से थोड़े से डायलॉग कट जाएं तो उन्हें इग्नोर कर देना, क्योंकि मुझे कॉलेज के लिए तैयारी करनी है और फिर कॉलेज जाना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो बॉस मॉन्स्टर दर्द के मारे ज़ोर से चीख मारता है। तो इधर शैली बॉस मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर कहती है, क्या इस बॉस मॉन्स्टर ने उस लड़के को ट्रैप नहीं किया था, लेकिन अब ही बस बॉस मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज़ ही क्यों आ रही है, वहाँ असल में चल क्या रहा है। अब कैरम ने बॉस मॉन्स्टर की जो स्वॉर्ड पकड़ी होती है, बॉस मॉन्स्टर उस स्वॉर्ड को अपनी फ्लेम्स से कवर करने लग जाता है। तो कैरम हाथ जल जाने की वजह से बॉस मॉन्स्टर की उस स्वॉर्ड को छोड़ देता है। तो बॉस मॉन्स्टर उस स्वॉर्ड को मौका देखकर कैरम की गर्दन पर जलाकर कैरम की गर्दन को कट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरम झुककर स्वॉर्ड के अटैक को डॉज कर लेता है। कैरम कहता है, ये मॉन्स्टर अभी भी नहीं मरा है, ये कितना ज़्यादा टफ है, ये मॉन्स्टर अभी भी नहीं मरा। तो बॉस मॉन्स्टर कैरम पर फिर से अटैक करता है। तो कैरम फिर से बॉस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है, ये बॉस मॉन्स्टर तो मुझे काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा है। ओके बाय बाय, अब मुझे कॉलेज के लिए तैयारी करनी है, बाद में मिलते हैं। मैं अपने रीजनरेशन स्किल का यूज़ करके इसके फ्लेम्स के अटैक को हील तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ असल प्रॉब्लम मेरे माना की है, जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कैरम की स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है, जहाँ पर कैरम के माना पॉइंट बस 5 ही बचे होते हैं। कैरम कहता है, मुझे अब इस मॉन्स्टर से अपनी बॉडी पर एक भी हिट नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैंने एक भी अटैक अपनी बॉडी पर ले लिया तो ना सिर्फ मैं खुद को हील नहीं कर पाऊंगा, साथ ही साथ मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म को भी बनाए नहीं रख पाऊंगा। मेरा ओपोनेंट भी अपनी लिमिट पर आ चुका है, अब मुझे कैसे भी करके बस एक ओपनिंग ढूंढनी है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस मॉन्स्टर की फ्लेम्स बहुत ज़्यादा हाइट पर जा रही हैं, तो मैं इस मॉन्स्टर से एक भी हिट लिए बगैर
इसके पास जाकर इस पर अटैक कैसे करूँगा। अब तो ये मेरी मॉन्स्टर फॉर्म के बारे में भी जानता है, तो मैं इसे सरप्राइज़ नहीं कर सकता हूँ। इसे छोड़ो, पहले मुझे इस कॉर्नर से बाहर निकलना होगा। कैरम अपनी बाईं तरफ देखता है तो कैरम को वहां से निकलने का रास्ता नजर आता है, तो कैरम वहां से निकलने लगता है। उससे पहले कि कैरम वहां से निकल पाता, बॉस मॉन्स्टर कैरम के ऊपर अटैक करता है और कैरम को वहां से निकलने नहीं देता। तो कैरम कहता है, देखकर लगता है ये मॉन्स्टर मुझे यहाँ से निकलने नहीं देना चाहता। शैली कहती है, ओ यार ये साली बहन की घोड़ी एक ही बात कहती है बार बार, जो मैं बताता हूँ वही कह रही है, समझ लो। गाइडो अपने कमान की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर आखिरकार रेंगते रेंगते गाइडो अपने कमान को पकड़ लेता है और फिर एक तीर को बॉस मॉन्स्टर की तरफ फायर करते हुए कहता है, मैं किसी अरे गहरे रास्ते से चलते हुए लड़के से रेस्क्यू नहीं होना चाहता हूँ। गाइडो का तीर जाकर बॉस मॉन्स्टर के ऊपर डंजन की दीवार से जाकर लग जाता है। कैरम ये देखकर कहता है, क्या उसने मिस कर दिया। वहीं डंजन की दीवार को पास से दिखाया जाता है, तो गाइडो के उस तीर के लगने की वजह से डंजन की दीवार में बड़े बड़े क्रैक्स आ गए होते हैं। तो उन क्रैक्स में से एक बड़ा सा पत्थर निकलकर बॉस मॉन्स्टर के सर पर जाकर गिरता है। तो पत्थर के गिरने की वजह से बॉस मॉन्स्टर का ध्यान कैरम से भटक जाता है। कैरम कहता है, वो क्रैक्स बड़े हो रहे हैं, यही मेरा चांस है। ये कहकर कैरम चिल्लाते हुए बॉस मॉन्स्टर की आंख में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। तो दर्द की वजह से बॉस मॉन्स्टर जोर से रोर करता है। कैरम अपनी स्वॉर्ड को बॉस मॉन्स्टर की आंख में घुसाकर पीछे हो जाता है, लेकिन इससे भी बॉस मॉन्स्टर मारा नहीं जाता। तो कैरम की स्वॉर्ड बॉस मॉन्स्टर की आंख से निकलकर नीचे गिर जाती है। कैरम कहता है, अभी भी ये बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन मैंने उसे एक डैमेज तो दे दिया है। अब मुझे इस पर एक और अटैक करना चाहिए, लेकिन मेरा वेपन उसके पैरों में गिरा हुआ है। तो अब मुझे इस सिचुएशन में इसे दूसरी तरह से हैंडल करना चाहिए। तो ये कहते हुए कैरम अपने हाथ को दोबारा से ट्रांसफॉर्म कर लेता है और एक पंच बनाकर मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब ये है तुम्हारा एंड। ये कहते हुए कैरम अपने पंच को बॉस मॉन्स्टर की आंख पर दे मारता है। तो यहाँ पता नहीं क्या कुछ फ्लैश होता है, तो कैरम के इसी पंच के साथ बॉस मॉन्स्टर मारा जाता है। कैरम अपने हाथ को फिर से नॉर्मल करते हुए कहता है, मैं जीत गया। बॉस मॉन्स्टर के मरने के बाद आसपास के माना में अजीब सी फ्लक्चुएशंस होने लग जाती हैं। तो कैरम इन फ्लक्चुएशंस को देखकर कहता है, डंजन एक अलग डायमेंशन है जो डीप अंडरग्राउंड से निकले हुए एबल माना से बना हुआ है। मुझे यहाँ पर ज्ञान की बकचोदी नहीं करनी, तो इसीलिए मैं कुछ बातों को स्किप करने वाला हूँ जो हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। अब जबकि बॉस मॉन्स्टर मारा जा चुका है, डंजन डिजास्टर भी खत्म हो चुका है और जो आसपास के एरिया में अचानक से मॉन्स्टर्स स्पॉन हो रहे थे वो भी स्पॉन होना रुक जाएंगे और अब सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा। तो कैरम के पीछे खड़ा हुआ गाइडो कैरम को अजीब तरीके से घूर रहा होता है। तो कैरम गाइडो की तरफ देखकर कहता है, लगता है कि इसने अभी भी मेरी मॉन्स्टर फॉर्म को नहीं देखा है। वहीं दूसरी तरफ गाइडो कहता है, कोई शक नहीं कि इसने अभी अभी हमारी जान बचाई है, लेकिन इसने उस मॉन्स्टर को मार दिया जिसे हम तीनों भी मिलकर नहीं मार पाए। मैं कहता हूँ कैसे, ये अभी तक कहाँ पर था। इवन के अगर ये दूसरे टाउन से भी होता तो हमने इसके बारे में कभी ना कभी तो सुना होता। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने पावरफुल एडवेंचरर के बारे में हमने कभी सुना ही ना हो। दूसरी तरफ कैरम अपनी स्टेटस विंडो को देखते हुए कहता है, यह डंजन डिजास्टर तो मेरे लिए एक फॉर्च्यून की तरह आया है, क्योंकि इसकी वजह से मैंने तो बहुत बार लेवल अप किया है। ये फिर से बहुत ज़्यादा बकवास करने वाला है, इसलिए मैं उसे भी कट करने वाला हूँ। ये पुरानी ही बातें करता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक ह्यूमन में बदल जाऊंगा अपनी अगली एवोल्यूशन में। कैरम अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए ये बात कर ही रहा होता है, इतने में शैली कैरम के करीब आकर ब्लश करते हुए कैरम को उन सब की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और साथ ही साथ कैरम को अपना नाम बताती है।
कैरम शैली को अचानक से अपने इतने करीब देखकर अपने स्टेटस विंडो को शैली से छुपाते हुए कहता है, क्या? हाँ, क्या है? शैली कैरम को कहती है, मुझे तुम्हारा नाम जानना है। तो कैरम शैली की बात को सुनकर अपने स्टेटस विंडो की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा माना ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। कैरम की स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जिस पर कैरम के माना पॉइंट बस 2 ही बचे होते हैं। ये देखकर कैरम कहता है, मैं अपनी ही मन फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे यहाँ से जल्दी से जाना होगा। फिर मैस्क्यूरेट स्केल के बारे में बताया जाता है, ये मैंने पहले ही बता रखा है इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा। तो कैरम फिर दोबारा से कहता है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो क्या लगता है कैरम निकल पाएगा?